नमस्कार। अमाया आर्ट्स क्लासेज में आपका स्वागत है। यह कोचिंग भवानीपुर जिलात में महिला वुमेंस कॉलेज के पास ही में है। तो यहाँ पे 12 की क्लास चलाई जाती है, 11, 12 की और कॉम्पिटिशन की भी क्लास चलाई जाती है। तो यह हमारा यूट्यूब पे चैनल चल रहा है अभी आर्ट्स के सब्जेक्टों को समझाना, चैप्टर समझाना, क्योंकि बच्चों लोगों का एग्जाम है बोर्ड वाला। तो ये इतिहास का चैप्टर 2 है। इतिहास के चैप्टर 1 हम पहले वीडियो में समझा चुके हैं और उससे जो भी आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए थे 100% बने हैं। ये दूसरा चैप्टर है, इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा चैप्टर क्या कह रहा है इसको देखते हैं। तो ये जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, और यहाँ पे लगभग समय दिया हुआ है 600 BC से 600 ईस्वी तक। तो पहले देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, सिंधु घाटी जो बाबू सभ्यता थी वो थी नई एनसीईआरटी के अनुसार 600 BC से 1900। यहाँ पे जाना है ना, तब ये चैप्टर समझ पाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद एक सभ्यता आई थी, वैदिक सभ्यता आई थी। कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता आई थी। तो बाबू जो ये वैदिक सभ्यता है, इसका जो समय का डिस्टिंक्शन है, समय का पीरियड है, वो 1500 BC से लेके 600 BC तक, यानी इसके बाद का समय है इस चैप्टर में। 600 BC के बाद का समय है इस चैप्टर में। लेकिन हमको थोड़ा सा इतिहास में ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर 2 से इस समय से भी बनते हैं, तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। तो वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो है वो है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, और इसका समय जो है वो 1500 से 1000 BC। और दूसरा जो है उसका नाम है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और टाइम की जहां तक बात है तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक। इसके बाद महाजनपद आते हैं, फिर वंश चालू हो जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पीरियड दिया हुआ है, वैदिक सभ्यता का पीरियड दिया हुआ है। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटते हैं, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 BC, और फिर उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC। अब थोड़ा सा ऋग्वैदिक काल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल को जानने से पहले 4 ऑब्जेक्टिव जहां से बनते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले देखिए वेदों की संख्या कितनी है, याद रखिएगा। वेदों की संख्या जो है 4, आपको भी पता होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पहला, अथर्ववेद सबसे बाद वाला, दूसरा सामवेद था। वेदों की संख्या 4, महाकाव्य 2 हैं, महाकाव्य की संख्या 2। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं। महाकाव्य की संख्या 2, महाभारत और रामायण। इसके अलावा पुराणों की संख्या, पुराणों की संख्या 18, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण। तो इसमें सबसे जो प्राचीन है, यानी सबसे जो पुराना पुराण है, उसका नाम है मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। अब आइए, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या, उपनिषदों की संख्या जो है 108। कुल कितने मंडल हैं? कुल मंडल 10, सभी ऋग्वेद में है। कुल मंडल 10। इसके अलावा कुल सूक्त कितने हैं? 1028। कुल सूक्त कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख है ऋग्वेद में। इसके अलावा ऋग्वेद में जो सबसे, जिस नदी का सर्वाधिक बार चर्चा किया गया है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो ऋग्वेद में है वो है सिंधु
और सबसे प्रिय यानी नदियों में सबसे प्रिय जो है नदी है वह है सरस्वती। ये सभी ऋग्वैदिक काल में है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, उसकी चर्चा यहीं पर है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो ऋग्वेद में है, सर्वाधिक बार जिसका उल्लेख किया गया है वह सिंधु है। प्रिय जो नदी है, सबसे पवित्र नदी, नदियों में नदीतम, इसमें जो नदी है वह सरस्वती है। ऋग्वैदिक काल में 36 बार, ऋग्वैदिक काल में 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। 36 बार इस शब्द का उल्लेख किया गया है। 36 बार इस शब्द का क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। इसके अलावा 10,580 ऋचाएं हैं। इसके अलावा 10,580 ऋचाएं हैं। इसको साफ करते हैं, रुक जाइए, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव हैं। वेदों की संख्या 4, महाकाव्य की संख्या 2, पुराणों की संख्या 18, सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, उपनिषदों की संख्या 108, कुल मंडल 10, कुल सूक्त जो है 1028। आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 36 बार हुआ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी ऋग्वेद की जो है वो है सिंधु, इसका सर्वाधिक उपयोग होता था, सर्वाधिक बार इसका चर्चा किया गया है। और नदियों में सबसे प्रिय नदी यानी नदीतम नदी जो है वो है सरस्वती। इसको साफ करते हैं। वैदिक काल, इसका जो समय का डिस्टिंक्शन वह 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल, ये जो उत्तर वैदिक काल है, यहाँ पे ऋग्वेद के काल की संपूर्ण जानकारी हमको ऋग्वेद से पता चलती है। उसके बाद जितने भी वेद है, जैसे सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, उनका निर्माण वैदिक काल में हुआ है, उत्तर वैदिक काल में। और यहाँ पर लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। इसका अर्थ है कि लोहे का निर्माण इसके पीरियड, इसके मतलब इसके बीच में हो गया था, लोहे का निर्माण हो गया था। और लोहे के निर्माण के फलस्वरूप बड़े बड़े भवन बनने लगे थे, तो बहुत सारे जन बनने लगे थे, बहुत सारे जन बनने लगे थे। छोटे छोटे लोग समूहों में रहना शुरू कर दिए थे, तो बड़े बड़े भवनों को जन बोला जाता था। क्या बोला था, जन। और सभी जो छोटे छोटे मोटे जितने भी जन थे वो जब आपस में मिल गए तो वही जन कहलाए महाजनपद। क्या कहलाए, महाजनपद। यानी 600 BC यानी 6वीं शताब्दी के आसपास जो जन मिल गए उसको बोला गया महाजनपद। 600 BC के बाद जो ये चैप्टर है हमारा यहीं से शुरू होता है। तो 600 BC के बाद छोटे छोटे जितने भी जन थे, नगरों के समूह थे, वो बड़े बड़े में मर्ज हो गए। और बड़े बड़े में जैसे ही मर्ज हो गए तो वो जन कहलाए महाजनपद। तो हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कितनी महाजनपदों की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो इस 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहां से मिलती है, तो इस 16 महाजनपदों की हमको जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय, बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से, जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमको पता चलता है कि महाजनपदों की कुल संख्या कितनी है, 16 है। 16 महाजनपदों में मगध है, काशी है, अंग है, लिच्छवी है, कोसल है, बहुत सारे जगह हैं। तो कुल महाजनपदों की संख्या 16 और इस 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय से और जैन धर्म की भगवती सूत्र, ये सभी पुस्तकें हैं, यहां से हमको पता चलता है। तो इस 16 महाजनपदों, याद रखिएगा, इस 16 महाजनपदों में सबसे जो शक्तिशाली जनपद था उसका नाम था मगध। ये जो राजगीर वाला क्षेत्र है यही मगध का मेन क्षेत्र था। और ये जो राजगीर मगध जो स्थित था, ये जो मगध स्थित था, ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था और इसके आसपास बहुत सारी नदियां थी। गंगा है, सोन है, पुनपुन है,
जिसके फलस्वरूप यह जो क्षेत्र था काफी सुरक्षित था, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति रहते थे, सिपाही, वो नजर रखते थे। फिर जो भी बाह्य आक्रमण करेगा उसको पहले नदी होके तभी आना पड़ता था। इस माध्यम को देखते हुए सबसे सुरक्षित जो महाजनपद था वो मगध था। ये अपने गज सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण था, गज सेना के लिए, यानी हाथियों की सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण था गज सेना। ये महाजनपद का सबसे बड़ा, तो पूछता है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। तो मगध जो था ना, तो मगध पर एक वंश आया था, मगध पर एक वंश आया था और उस वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना की गई थी बिंबिसार के द्वारा। हर्यक वंश ने कोई बहुत सारे युद्ध लड़े नहीं थे, वो जिस क्षेत्र में जाते थे शादी विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करते थे। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, उसके बाद काशी वाला जो क्षेत्र था, बनारस वाला, वो सारे क्षेत्र इसको मिल गए थे। उसके बाद लिच्छवी नरेश चेलना से, जिसका पुत्र अजातशत्रु हुआ। उसके बाद उनकी तीसरी शादी होती है पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। तो यहाँ से इनकी जो 3 शादियां हैं वो भारत के 3 जो क्षेत्र थे वहां से बहुत सारे आय का स्रोत आता था, तो वहां से ये शादी करते थे। तो हर्यक वंश के बारे में अब हम जानते हैं। अगला जो मगध पर सबसे शक्तिशाली जो, मतलब शक्तिशाली नहीं, मगध पे प्रथम जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश और इसका पीरियड था 544 बीसी से 412। पूछता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की? तो जान जाइए, हर्यक वंश की जो स्थापना किए थे वो किए थे बिंबिसार। इनको हर्यक वंश का संस्थापक भी माना जाता है। पूछता है हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो हर्यक वंश की राजधानी, हर्यक वंश का एक शासक था उदयीन, जो अजातशत्रु का पुत्र था, वो राजधानी चेंज करेगा। लेकिन इनके समय यानी बिंबिसार के समय जो हर्यक वंश की राजधानी थी वो थी राजगीर, और राजगीर से भी पहले उसका नाम था गिरिब्रज, जो आपके ऑप्शन में मिल जाए। अगर गिरिब्रज मिले तो गिरिब्रज, दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तो थोड़ा सा देखते हैं बिंबिसार के बारे में। बिंबिसार का जो पीरियड था वो 544 बीसी से 492 बीसी तक। तो बिंबिसार जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध के समकालीन थे। याद रखिएगा एक चीज, गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस समय मगध पर बिंबिसार थे, लेकिन गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय बिंबिसार नहीं थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय अजातशत्रु थे इनके पुत्र। लेकिन जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बिंबिसार उस समय हर्यक वंश का राजा था, और गौतम बुद्ध को बिंबिसार ने एक वेणुवन नामक विहार दिया था कि जब आप कभी मगध आइएगा तो यहाँ पर रुकिएगा। विहार ठहरने का स्थल था। जब कोई बौद्ध धर्म बताएंगे तो बताएंगे विहार क्या है, चैत्य क्या है और मठ क्या है। तो बिंबिसार अपने क्षेत्र का विकास यहाँ से हो सकता है, देखते हो। बिंबिसार अपने क्षेत्र का जो विकास करता है वो शादियों के माध्यम से करता है। तो पहली जो उसकी शादी हो रही है वह कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। दूसरी जो उसकी शादी हो रही है वो लिच्छवी नरेश चिल्लना से, और यही जो चिल्लना है, यही चिल्लना का जो पुत्र है उसका नाम है अजातशत्रु। और तीसरी जो इनकी शादी हो रही है पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। बस ये अपने शादी ब्याह करके ही, व्यवहारिक संबंध स्थापित करके ही अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। बिंबिसार की हत्या
अजात शत्रु के द्वारा कर दी गई। इसलिए हर्यक वंश को जो भी इसमें बाबू शासक बनता था वो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठता था, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है। तो आप बिंबिसार के बारे में 12th क्लास में सिर्फ इतना ही जानिए कि हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, तो बिंबिसार। इसके समय राजधानी कहाँ थी, तो राजगीर या गिरिब्रज। इसका समय क्या है, तो 544 बीसी से 492 बीसी। तो बिंबिसार बुद्ध के समकालीन देता है। इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन था? समकालीन का अर्थ क्या होता है, उनके समय में। तो उनके समय में बिंबिसार थे। तो बिंबिसार ने गौतम बुद्ध को एक वेनुवन नामक विहार दिया था कि जब आप कभी मगध आइएगा, जब कभी आप राजगीर आइएगा, घूमने की इच्छा हो, ठहरने की इच्छा हो, तो आप इसी विहार में रुकिएगा। बिंबिसार की पहली शादी हुई थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से। दूसरी जो इनकी शादी हुई थी वो थी लिच्छवी नरेश चेलना से, और इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। तीसरी शादी पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से हुआ था। यह जो महाकोशला है, काशी वाला क्षेत्र है, यहाँ से 1 लाख की सालाना आयाती थी उस समय। काफी ये उन्नत वाला क्षेत्र था। तो ये हर्यक वंश के प्रथम शासक थे जिनका नाम था बिंबिसार, और इनकी हत्या इनके पुत्र के द्वारा कर दी गई, यानी अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। और अजातशत्रु के द्वारा कर देने के बाद हर्यक वंश का जो दूसरा राजा होता है उसका नाम है अजातशत्रु। तो बिंबिसार की हत्या कर देंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु का जो समय काल है वो 492 बीसी से 460 बीसी। इनके बारे में जानते हैं। अजातशत्रु ने 16 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद जो वज्जी का संघ था, यानी जो वैशाली लिच्छवी का जो संघ था, वज्जी जो संघ था जिसकी राजधानी लिच्छवी वैशाली थी, तो इसको जीता। तो अजातशत्रु ने किसको जीता, तो वज्जी को जीता। अजातशत्रु युद्ध के समय 2 हथियारों का प्रयोग करता था। एक का नाम था रथमूसल और बाबू एक का नाम था महाशिलाकंटक। ये दोनों बाहुबली पिक्चर में है। महाशिलाकंटक, भल्लाल देव जो अपने जिस रथ पे जा रहे हैं वो महाशिलाकंटक है, और बाहुबली जो पत्थर का, बड़े बड़े पत्थर के ऊपर से प्रयोग कर रहे हैं वो रथमूसल। तीसरा अजातशत्रु के लिए जो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो अजातशत्रु फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो की नीति कौन सा शासक अपनाया? यह जो नीति थी फूट डालो राज करो, यह जो नीति थी वह अजातशत्रु के द्वारा अपनाया गया। आपके 12 के एग्जाम में क्या है कि कौन सा शासक फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया, तो अजातशत्रु। और दूसरा बिंबिसार की हत्या किसने की, तो उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने किया। 16 वर्षों के अथक परिश्रम का कौन सा क्षेत्र अजातशत्रु ने जीता, तो वज्जी। और युद्ध के समय रथमूसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग कौन शासक करता था, तो अजातशत्रु। अब क्या हुआ, अजातशत्रु की हत्या कर देगा इसका पुत्र। अजातशत्रु की हत्या कर देगा इसका पुत्र जिसका नाम था उदयीन। और अजातशत्रु के समय भी जो राजधानी थी ना, अजातशत्रु के समय भी जो राजधानी थी वो राजगीर थी। और ऐसा माना जाता है कि जो उदयीन ने नगर बसाया था पाटलिपुत्र, उसका शुभारंभ अजातशत्रु ने ही कर दिया था। शुभारंभ किया था, बनवाया नहीं था। बनवाया तो उदयीन था। तो अजातशत्रु के समय भी जो राजधानी थी वो राजगीर ही थी। पूछता है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश से संबंधित है। अब देखते हैं उदयीन। एक मिनट रुकिए, अगला जो है तो बिंबिसार की हत्या कर देते हैं अजातशत्रु, और अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं उदयीन।
ये इंपॉर्टेंट पार्ट है उदयीन। इनका जो है 560 बीसी से 544 बीसी। देखिए उदयीन सॉरी जो है 460 बीसी से 444 बीसी। देखिए उदयीन ऐसे हर्यक वंश के शासक हैं या राजा हैं जो राजधानी को चेंज करेंगे। ये क्या करेंगे, एक नगर बसाएंगे। तो एक नगर बसाया जाएगा जिसका नाम होगा पाटलिपुत्र। सवाल पूछता है कि पाटलिपुत्र नगर किसके द्वारा बसाया गया, तो उदयीन के द्वारा बसाया गया। ये किस नदी के संगम पर बसाया गया, तो गंगा और सोन नदी के संगम पर ये नगर बसाया गया पाटलिपुत्र। उदयीन क्या करेगा, राजधानी को चेंज कर देगा। जो पहली राजधानी थी राजगीर, तो राजगीर की जगह पर यह राजधानी चेंज करके क्या कर देगा, पाटलिपुत्र। उदयीन क्या करेगा, राजधानी जो राजगीर थी वो चेंज करके क्या कर देगा, पाटलिपुत्र कर देगा। तो पूछता है हर्यक वंश का कौन सा शासक जिसने राजधानी को चेंज किया, तो उसका नाम है उदयीन, जिसने राजगीर से राजधानी चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया। और यह किस नदी के संगम पर है, गंगा और सोन नदी के संगम पर। इतना ही सवाल इंपॉर्टेंट है इसके लिए 12th क्लास के लिए। समय देख लीजिएगा। उदयीन की जो हत्या कर दी जाएगी नागदशक के द्वारा, उदयीन की जो हत्या कर दी जाएगी वो नागदशक के द्वारा कर दी जाएगी। और नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक है नागदशक। इसका जो समय का डिस्टिंक्शन है वह 444 बीसी से 412 बीसी तक। इसके लिए कुछ खास नहीं है। ये पूछता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नागदशक है हर्यक वंश की अंतिम शासक। इसके समय में एक आमत्य रहते थे। आमत्य का अर्थ था जो युद्ध का राय दे। इसका एक आमत्य था, यानी नागदशक के आमत्य थे जिसका नाम था शिशुनाग। जो नागदशक थे उनके मेंबरशिप में यानी मंत्री परिषद में एक मंत्री रहता था शिशुनाग। ये आमत्य थे जो राजा को युद्ध की नीति सिखाते थे, मंत्र के बारे में, पूजा वूजा के बारे में। तो इसी आमत्य शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी गई और हर्यक वंश के स्थान पर मगध पर एक वंश आ गया जिसका नाम था शिशुनाग वंश। वंश आ गया शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का जो समय का डिस्टिंक्शन था 412 से 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक। पूछता है कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसने। शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग ने राजधानी को चेंज करेगा। शिशुनाग क्या करेगा, जो राजधानी बनाई गई थी पाटलिपुत्र, शिशुनाग ने क्या किया, जो राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र उदयीन के द्वारा, नागदशक के समय भी पाटलिपुत्र ही राजधानी थी, ये राजधानी को चेंज कर देगा और पाटलिपुत्र से कर देगा वैशाली। जो शिशुनाग है वो राजधानी चेंज कर देगा, पाटलिपुत्र से कर देगा वैशाली। शिशुनाग का पुत्र था, शिशुनाग का पुत्र था कालाशोक। कालाशोक क्या करेगा, जो ये वैशाली है वैशाली को हटाएगा, ये करेगा राजधानी चेंज, ये भी करेगा राजधानी चेंज, ये भी करेगा राजधानी चेंज। तो जो शिशुनाग है वो राजधानी चेंज करके वैशाली कर देगा और जो इसका पुत्र है कालाशोक, यह वैशाली से हटाकर पाटलिपुत्र कर देगा, पुनः पाटलिपुत्र कर देगा। और कालाशोक के समय से लेके मौर्य वंश तक जो मगध की राजधानी रह गई वो पाटलिपुत्र ही रह गई, कालाशोक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, उसका नाम था नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था नंदीवर्धन और नंदीवर्धन की हत्या कर देता है महापद्मनंद।
महापद्म नंद, और इस महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना कर दी, नंद वंश, जो हर्यक वंश का तीसरा वंश था। पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश और तीसरा नंद वंश। अब नंद वंश के बारे में हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब सबसे पहला जो वंश था उसका नाम था हर्यक वंश। उसके बाद जो वंश आया उसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। इसके बाद जो वंश आया है उसका नाम है नंद वंश। नंद वंश की स्थापना करेगा महापद्म नंद। महापद्म नंद, और समय जो है वो 344 बीसी से लगभग, इसका महापद्म नंद का जो था नंद वंश का था 344 बीसी से लगभग 324-23 बीसी तक। महापद्म नंद स्वयं को एकराट बोलता था, खुद को। तो ये एकराट की उपाधि किसके पास थी? एकराट की उपाधि रखा था महापद्म नंद। और नंदवंश का इसका जो पुत्र था वो अंतिम शासक था, जिसका नाम था घनानंद। ये जो घनानंद था यह सिकंदर के समकालीन था। समकालीन बताए हैं, उस समय की बात हो रही है, सिकंदर के समकालीन था। कौन? घनानंद। सिकंदर के समकालीन था घनानंद, और इसी घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य की सहायता से मौर्य वंश पर एक नए वंश की स्थापना करेंगे, मौर्य वंश की, जो अब तक के इतिहास के सबसे शक्तिशाली राजवंश कहा। तो सबसे अंत में कौन सा वंश? नंद वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की? तो नंद वंश को। किस शासक को हराकर? तो घनानंद को। घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री कौटिल्य चाणक्य की मदद से मौर्य वंश की स्थापना करेगा। ये पूछता है सिकंदर किसके समकालीन था? तो घनानंद के समकालीन था। एकराट की उपाधि किसको मिली है? तो महापद्म नंद को मिली है। हर्यक वंश, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार। हर्यक वंश का अंतिम शासक, ये पहला। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक, ये अंतिम। शिशुनाग वंश का पहला शासक शिशुनाग। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, ये लास्ट था। और वैसे ही नंद वंश का पहला शासक महापद्म नंद और अंतिम शासक घनानंद। अब देखते हैं मौर्य वंश। देखते हैं मौर्य वंश। इसको देखने से पहले थोड़ा समझाते हैं, कुछ पुस्तकें हैं उसको देखते हैं। जैसे इंडिका, इंडिका के जो रचनाकार हैं उनका नाम है मेगास्थनीज। इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के रचनाकार जो है वो है कौटिल्य। कौटिल्य का नाम ही चाणक्य है और इन्हीं का नाम ही विष्णुगुप्त है। इसके अलावा मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त, सभी ऑब्जेक्टिव हैं। इसके अलावा अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचनाकार पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सभी के जो रचनाकार उनका नाम है कालिदास। इसके अलावा
कलहन, कलहन की राज तरंगिणी। ये राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है? कलहन के द्वारा लिखा गया है। और इस राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है, ये भी पूछता है। कश्मीर का इतिहास राज तरंगिणी पुस्तक में है। तो कुछ पुस्तकों के नाम थे जो इम्पोर्टेंट थे, आप उसको जान जाइए। इंडिका के रचनाकार मेगास्थनीज, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य चाणक्य हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। अष्टाध्यायी की पाणिनि। अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, विक्रमोदित्यम, ये सभी कालिदास की रचना है। कलहन की रचना जो है पुस्तक जो है उसका नाम है राज तरंगिणी, और इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है। अब देखते हैं मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। 322 से 298 BC मौर्य वंश का नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 BC से 298 BC। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का प्रथम शासक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक, नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर, घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी। मौर्य वंश की नींव रखी। अगर वंश की बात आए तो नंद वंश, और व्यक्ति का बात आए तो घनानंद। मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य की 3 शादी, चंद्रगुप्त मौर्य की 3 शादी। एक है हेलेना से, ये जो हेलेना है वो सेल्यूकस निकेटर की बहन है। सेल्यूकस निकेटर की बहन है। दूसरी शादी होती है दुर्धरा से, इसका पुत्र है बिंदुसार। और तीसरी शादी जो होती है वो नंदिनी से होती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 शादियां की थी। एक हेलेना से जो सेल्यूकस निकेटर की बहन थी, दूसरी दुर्धरा जिसका पुत्र बिंदुसार, और तीसरा नंदी से। देखते हैं थोड़ा सा। और जब हेलेना से इसकी सेल्यूकस निकेटर की शादी हुई थी तो काबुल गंधार वाला क्षेत्र जो इसके पास था, सिकंदर मरने के बाद सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस, सिकंदर के 2 सेनापति थे। थल सेनापति था सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति थे निर्याकस। तो सेल्यूकस निकेटर के पास कुछ क्षेत्र हो गए थे। तो शादी होने के बाद जो काबुल गंधार वाला क्षेत्र है वो चंद्रगुप्त को दे दिए थे सेल्यूकस निकेटर, और ये भी प्रसन्न होकर 500 हाथी इनको गिफ्ट के रूप में दिए थे। तो सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। किसका राजदूत है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है जिसका नाम है मेगास्थनीज। क्या नाम है बाबू? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। तो पूछता है मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया है। मेगास्थनीज किसका राजदूत है? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत है। और इंडिका नामक पुस्तक, कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जिसमें मौर्य वंश का सामाजिक चरित्र चित्रण किया गया है। प्रधानमंत्री जो मौर्य वंश का यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री था उसके नाम था कौटिल्य या चाणक्य समझिए। चंद्रगुप्त मौर्य, यहां पे आ जाइए, देखिए यहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के
चंद्रगुप्त मौर्य ने जो जैन धर्म की शिक्षा ली थी, जैन धर्म की शिक्षा जो लिए थे वो भद्रबाहु से लिए थे। पूछता है ये सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित है, तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से। और जैन धर्म की शिक्षा इन्होंने भद्रबाहु से लिया है। ये अपने ही समय में अपना उत्तराधिकारी बिंदुसार को घोषित करके 298 ईस्वी में चले जाते हैं कर्नाटक। कहाँ पे चले जाते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक का वह जगह है श्रवणबेलागोल। चले जाते हैं कर्नाटक और वहीं पे श्रवणबेलागोल में सुलेखना विधि के द्वारा, यानी उपवास, ये उपवास था। सुलेखना विधि के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? कर्नाटक में। कौन सा जगह? श्रवणबेलागोल। किस विधि के द्वारा? सुलेखना विधि के द्वारा, यानी उपवास रखकर इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। और अगला जो उत्तराधिकारी हो जाता है वो हो जाता है बिंदुसार। ये समझ रहे हैं? ये आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, जो आपके 12th के एग्जाम में आता है या फिर आएगा, उससे ही काम चल जा रहा है, बस उतना ही पढ़ाया जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं थोड़ा सा बिंदुसार के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके चले गए। बिंदुसार के बारे में 2-4 छोटी छोटी पॉइंटें हैं, वो जानते हैं। तो बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यह जैन धर्म, बौद्ध धर्म नहीं, यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इसके अलावा बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। बिंदुसार के समय में डाइमेकस, पूछता है डाइमेकस किसके शासन काल में आया था, तो डाइमेकस बिंदुसार के शासन काल में आया था। डाइमेकस वायु पुराण में बिंदुसार को, वायु पुराण में बाबू बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। भद्रसार कहा गया है। और जैन साहित्य में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया। पूछा जाता है कि भद्रसार की उपाधि किसको मिली हुई है, तो बिंदुसार को। सिंहसेन की उपाधि किसको मिली हुई है, तो बिंदुसार को। डाइमेकस किसके राज दरबार में आया था, तो बिंदुसार को। अमित्रघात के नाम से कौन जाना जाता है, बिंदुसार। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार हमेशा चाहता था कि उसका पुत्र सुसीम उत्तराधिकारी बने। कौन बने, सुसीम। लेकिन बिंदुसार के समय में मौर्य वंश के प्रधानमंत्री चेंज हो गए थे, और इस समय जो प्रधानमंत्री चाणक्य नहीं, राधागुप्त थे। और राधागुप्त के कूटनीति के अनुसार सुसीम मौर्य वंश का अगला शासक न बन के बन जाता है अशोक। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद आएंगे अशोक। और अशोक से बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, तो अब समझते हैं अशोक। इसको लिखिएगा स्टार देके, ऑब्जेक्टिव समझ ही रहे हैं, भाषा जो बोल रहे हो आप समझ ही रहे हैं, तो इसको लिख लेने हैं। और लिखने के बाद अब देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अशोक मौर्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, अशोक के माता का नाम शुभांगी। इसका जो प्रिय पुत्र था, अशोक के प्रिय जो पुत्र थे
प्रिय पुत्र का नाम तीवर। अशोक के तो ऐसे बहुत पुत्र थे, लेकिन प्रिय पुत्र तीवर। अशोक के एक और पुत्र के बारे में आपको मिलेगा सुनने को, राहुल और संघमित्रा। और ये जो राहुल और संघमित्रा है, इन दोनों को अशोक ने भेजा था श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है, वो जान जाइए। तो अशोक को शिलालेखों का जन्मदाता माना जाता है। अशोक ने 2 शिलालेख बनाए थे, एक स्तंभ लेख और एक शिलालेख। स्तंभ लेख पोल की आकृति के होते थे, जो गांव के बाहर लगाए जाते थे। अगर दूसरे देश, गांव का, राज्य का व्यक्ति उस गांव में प्रवेश करता है तो उसके लिए क्या नियम होने चाहिए, इसका प्रयोग स्तंभ लेख के द्वारा किया जाता था, जिसकी संख्या 7 है। लेकिन जो व्यक्ति गाँव में रह रहे हैं उनको किस नियम का पालन करना है, उसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं, इसके लिए शिलालेखों की व्यवस्था की गई है। तो स्तंभ लेख की संख्या 7 और शिलालेख तो बहुत है, 44-45 के प्रोक्स हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो शिलालेख है उसकी संख्या 14 है। तो कुल शिलालेख, कुल जो बाबू शिलालेख हैं अशोक के 14। और अशोक के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है बाबू? उड़ीसा। तो जो कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 BC में लड़ा गया था। और इस कलिंग युद्ध की चर्चा कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में है। कलिंग युद्ध की चर्चा 13वें शिलालेख में है। धम्म की शुरुआत, धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई थी। धम्म के अंतर्गत बहुत व्यक्तियों का समूह बनाया गया था, जो अशोक भी, स्वयं अशोक भी धम्म के आधार पर 10वें साल, 12वें साल, 20वें साल कहीं कहीं जाकर यात्रा करते थे, वहां की कर को माफ करते थे। तो बौद्ध धर्म का विस्तार जो होता था वो धम्म के माध्यम से भी होता था। तो धम्म की शुरुआत अशोक के द्वारा की गई है। ये पूछता है सवाल, इसको साफ करते हैं। 2 शिलालेख, अशोक के 2 शिलालेख, अशोक के 2 शिलालेख। एक का नाम है मानसेहरा और दूसरे का नाम है शहबाजगढ़ी। ये जो 2 शिलालेख है बाबू, तो ये ब्राह्मणी लिपि में ना होकर खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में है। ये दोनों पाकिस्तान में है। तो जितने भी अशोक के अभिलेख मिले हैं, तो अधिकतम यानी सर्वाधिक अधिकतम जो लिपि है वो लिपि है ब्राह्मणी। लेकिन 2 ऐसे शिलालेख हैं जो खरोष्टी लिपि में है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। ये दोनों पड़ता है पाकिस्तान, खरोष्टी लिपि में है। बाकी जितने भी अभिलेख हैं वो सभी ब्राह्मणी लिपि में है। 1830 में जेम्स प्रिंसेप नामक एक अंग्रेज अधिकारी ने सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज की। ये जो व्यक्ति है वो सर्वप्रथम अभिलेखों की खोज की और 1837 में इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम इसको पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। 1837 में पढ़ा गया, 1830 ईस्वी में ढूंढा गया। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके अलावा जितने भी अशोक के अभिलेख हैं उसमें किसी में पशु बलि की हत्या पर निंदा है, गौ हत्या नहीं करनी है, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। अशोक ने राज्याभिषेक
के 10वें वर्ष प्रथम धम्म की यात्रा की थी। प्रथम धम्म की यात्रा बोध गया में किए थे। याद रखिएगा, किए थे। 10वें वर्ष पहली धम्म की यात्रा बोध गया में किया गया था अशोक के द्वारा। अब आइए कुछ बौद्ध संगीतियां हैं, कुछ बौद्ध संगीतियां हैं, इसको देखते हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो अजात शत्रु के समय, अजात शत्रु के समय हुआ है 483 BC में राजगीर। ये बौद्ध संगीति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके समय हुआ, कब हुआ, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुआ, किसके समय हुआ, कहाँ हुआ। दूसरी जो बौद्ध संगीति है वह कालाशोक, कालाशोक के बारे में बताए हैं, जो शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसके समय हुआ है 383 BC में वैशाली में। थर्ड जो है वो हुआ है अशोक के समय। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ है 250 BC पाटलिपुत्र। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई है वो कनिष्क के समय हुआ है, एक कुषाण वंश का शासक था। पहली शताब्दी, लगभग पहली शताब्दी, और यह हुआ है कश्मीर में। देखिएगा क्यों बुलाई जाती थी बौद्ध संगीति। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम जो उपदेश दिया था बाबू, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था सुभद्र को, सुभद्र को। ये अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। तो उपदेश देने के बहुत दिन के बाद जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, तो इनके मृत्यु के बाद ये जो व्यक्ति था, इनका जो शिष्य था सुभद्र, वो मुक्त हो गया। वो बोला कि अब तुमको कोई काम ही नहीं है, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला। तो राजाओं ने ये सोचा कि ऐसे ऐसे अगर शिष्य बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे तो बौद्ध धर्म का नाश हो जाएगा। इसीलिए बौद्ध धर्म को सुरक्षित रखने के लिए राजाओं के द्वारा बौद्ध संगीतियां बुलाई गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय अजात शत्रु था, तो इसने बौद्ध संगीति बुलाई। कहाँ बुलाई? राजगीर में बुलाई। कब बुलाई? 483 BC में बुलाई। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय बुलाया गया, जो शिशुनाग वंश से संबंधित था, 383 BC में। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय 250 BC पाटलिपुत्र में, और चौथी कनिष्क के समय कश्मीर में बुलाई गई। ये सभी बौद्ध संगीतियां बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए बुलाई जाती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल है चैप्टर 2 में, उसको देखते हैं। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। थोड़ा सा बौद्ध धर्म से 2-3 पॉइंट है, सवाल बनता है, देखते हैं। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग की घटना जो बाबू कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग की घटना कहलाती है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है धर्म चक्र परावर्तन। और गौतम बुद्ध की मृत्यु की जो घटना कहलाती है वह कहलाती है महापरिनिर्वाण।
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण को असाजिया, औज, भादिया, कौंडिन्य, और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कुशीनगर में। इनकी जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी, नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता है लुम्बिनी, वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो इनकी गृह त्याग की घटना कहलाती है महाविनिष्क्रमण, ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है धर्मचक्र परावर्तन, और इनकी मृत्यु की घटना कहलाती है महापरिनिर्वाण। और एक त्रिपिटक है, वहां से सवाल आते हैं, तो वो जान जाइए कि त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके ज्ञानों को, त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी। त्रिपिटक का अर्थ होता है बाबू टोकरी। गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके ज्ञानों को 3 पुस्तकों में संकलित कर दिया गया। वो पुस्तक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो त्रिपिटक 3 एग्जाम में पूछता है निम्नलिखित में से कौन त्रिपिटक नहीं है, या फिर त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। एक है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक, और तीसरा है अभिधम पिटक। तो गौतम बुद्ध के जितने भी ज्ञान हैं वो सभी को 3 पुस्तकों में रख दिया गया, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ये जो बाबू सुत्त पिटक और विनय पिटक है, ये सुत्त पिटक और विनय पिटक को पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति में जोड़ा गया। दूसरी बौद्ध संगीति जो कालाशोक के समय में हुआ वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए है। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी, तीसरी जो बौद्ध संगीति अशोक के समय हुआ था, उसमें अभिधम पिटक को जोड़ा गया था। और चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म कभी पढ़ाएंगे तो इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन ये आपके चैप्टर से संबंधित है, इसलिए जानिए। त्रिपिटक 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ होता है टोकरी, जिसमें गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों का संकलन है। इसको साफ करते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किए थे कुमारगुप्त। गुप्त वंश के एक शासक थे जिनका नाम था श्रीगुप्त। ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। और एक चीनी यात्री है जिसका नाम है फाहियान। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आए थे फाहियान। और एक व्यक्ति है वेनशांग जो आए थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। इसके अलावा एक नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इसको नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, ये जो बख्तियार खिलजी था ये मोहम्मद घोरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। इसके बाद एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना धर्मपाल
पाल से संबंधित था, धर्मपाल ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय से भी पहले एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में हुई है और ये सबसे प्राचीन है, यानी दोनों से सबसे पहला विश्वविद्यालय। और चाणक्य ने यहीं पे विद्या ग्रहण किया। चाणक्य ने तक्षशिला में ही विद्या ग्रहण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के समय कुमारगुप्त नष्ट किया था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल, ये भागलपुर में है, ये नालंदा में है। चलिए ठीक है, 2 नंबर चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले थे वो आपसे इसमें से बन जाएंगे। चैप्टर भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके अलावा इसको पढ़ने के बाद आप मॉडल पेपर बनाइएगा। मॉडल पेपर में अगर कोई प्रश्न नहीं बनता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। हमको लगता है कि 100% बन जाने चाहिए। और फिर अगला वीडियो आएगा। अगर ये वीडियो सब अच्छे लग रहे हैं तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को भेजिए ताकि वो भी पढ़ सके, चैप्टर समझ सके। ठीक है, तब तक